हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो वो चाहे आपका यूपीएससी हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन हो, उसके लिहाज से हमारा डिस्कशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये जो भी डिस्कशन है ये बेस्ड ऑन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो चाहे प्री का हो या मेंस का हो। तो उसका जो ट्रेंड है उसके हिसाब से चीज़ें एनालिसिस की जाएंगी। इसी के साथ जो सिलेबस है, सिलेबस का जो भी पोर्शन है उसको हम हर टॉपिक में आपका उसका एंगल को कवर करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और ध्यान रखिएगा, ये जो एनालिसिस है इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताने के साथ ही ये बताने की कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक से हम कैसे मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकते हैं और कैसे एक इंटरलिंकिंग वे से चीज़ों को होलिस्टिकली समझ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का डिमांड ही वैसा है। एग्ज़ाम जो है बहुत ही जनरल नेचर का है, जनरल सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको क्या है, डिफरेंट एंगल से एक आंसर को करना होता है। क्योंकि आप सभी पोटेंशियल सिविल सर्वेंट हैं जो इन फ्यूचर आप पोस्ट में बैठेंगे, अथॉरिटी में रहेंगे। आप अपना जुरिस्डिक्शन में आपको जो भी इश्यूज आएंगे उसको हैंडल करना होगा। तो जो भी इशू होगा उसका क्या है, सिर्फ एक डायमेंशन नहीं होता है, उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, हमें चीज़ों को वन डायमेंशनल नहीं समझना है, मल्टी डायमेंशनल वे में समझना ज़रूरी रहता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आप हमारे एकेडमी से एडमिशन के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको आपका जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें आपका जितना भी जीएस का पेपर है, इंक्लूडिंग जीएस पेपर 1 to 4, इंक्लूडिंग ऐसे, देन अगर असम स्टेट पीसीएस का अगर होता है आपका प्रिपरेशन, तो उसमें हम आपका जीएस पेपर नंबर जो 5 है उसको भी कवर करेंगे, जो असम स्पेसिफिक है। फर्दर आप चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में, जिसका नंबर है 6002417488। तो चलिए समझते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो इसका समरी और प्री और मेंस का लिंकेजेस बताने की कोशिश करूंगा। तो ये आर्टिकल द पैडी पिवोट, तो कैसे जो पैडी है या फिर व्हीट है वो हमारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में पिवोट की तरह रोल प्ले कर रहा है, मतलब प्रधान आपका एक क्रॉप बन गया है। जिससे क्या हो रहा है, जो आपका इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो चाहे आपके सॉइल में पोल्यूशन हो, या ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो, या फिर आपका मराइन जो रिसोर्सेस है उसमें पोल्यूशन होना हो, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम देखी जाती है। इकोनॉमिक इश्यूज में अगर आप देखें तो सब्सिडी जो है वो भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है फॉर पेडी कल्टीवेशन। तो अभी इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तो कल भी हमने एक आर्टिकल देखा था, उसमें हमने बात किया था अबाउट मिलेट के बारे में, कि पेडी के जगह हमें डिफरेंट मिलेट का जो ऑल्टरनेटिव है उसको चुनना चाहिए पैरेलली विथ पेडी। तो पेडी का प्रोडक्शन तो लगेगा, क्योंकि पेडी जो है प्रधान खाद्य है देश का। तो इसलिए पेडी ठीक है, लेकिन पेडी के पैरेलली हमें क्या करना होगा, आपका जो मिलेट है उसको भी उगाना होगा, ताकि हम क्या कर सके, क्रॉप में जो डाइवर्सिफिकेशन आता है, मोनोकल्चर की जगह हम मल्टी कल्चर या फिर मल्टी क्रॉपिंग कर सके। तो अभी अगर आप देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, अभी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारा क्या प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया, फूड क्राइसिस का, फूड शॉर्टेजेस का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग भी बढ़ने लगी, फार्मर्स का जो आपका इनकम है वो भी कंपैरेटिवली बढ़ने लगा। और स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जैसे एरिया में अगर हम देखें, तो आपका फार्मर का जो वेलबींग है वो इंश्योर होने लगा बिकॉज ऑफ
ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, एक नेगेटिव इसकी क्या थी, मोनोक्रॉपिंग में ध्यान दिया गया, राइस वीट इसी में ज़्यादा ध्यान दिया गया। और मोनोक्रॉपिंग या फिर ग्रीन जो रेवोल्यूशन था उसके तहत क्या हुआ, आपका पेडी कल्टीवेशन या फिर वेट कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होने लगा, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन होने लगा, जिससे क्या हुई, आपकी जो फर्टिलाइज़र है उससे सॉइल का क्वालिटी बिगड़ा। फिर जो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, वो आपकी रेन वाटर से रन ऑफ होने लगी, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ को जाने लगी, जिससे आपका यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम होने लगा। जो मराइन एनिमल है वो आपकी स्टेक पे आ गई। तो इसी सभी प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। फिर अगेन जो आपका ग्राउंड वाटर एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन की वजह से हम देख सकते हैं कि जो आपका सॉइल है वो सिंक करने लगा है। इवन अर्थ का जो टिल्ट एक्सिस है वो भी टिल्ट होने लगा है, और जो सॉइल है वो आपका सैलिनाइज होने लगा है। तो अभी इन सभी इशू से फाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इशू का जो इशू है बिकॉज ऑफ आपका मोनोक्रॉपिंग ऑफ पेडी एंड व्हीट, उसके जगह अल्टरनेटिव ढूंढना ज़रूरी है। तो अभी स्पेशली एरियाज लाइक पंजाब हरियाणा जो रेन डेफिशिट रीजन है, जिसमें रेनफॉल कम होता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं जो वाटर गजलिंग क्रॉप है लाइक पेडी, उसको उगाया जाता है। तो उसका जो एग्रो क्लाइमेटिक जो रीजन है वो सुइटेबल नहीं है फॉर पेडी। तो इसीलिए क्या करना है, अल्टरनेट ढूंढना है, और अल्टरनेट में क्या होगा, मिलेट को उगाना होगा। ओके, तो अभी बाकी इसमें क्या है, एग्जाम में मोनोक्रॉपिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसे मोनोक्रॉपिंग को आपका एनकरेज किया, और उसी के साथ जो गवर्नमेंट की डिफरेंट सब्सिडी है उसने कैसे आपका मोनोक्रॉपिंग को मोटिवेट किया, लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देन फर्टिलाइजर सब्सिडी, देन अगेन इरिगेशन में सब्सिडी, पावर में सब्सिडी। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है उसको बिगाड़ रही है, जो ग्राउंड वाटर है उसको डिप्लीट कर रही है। तो इसके लिए ये क्या है, अभी टाइम बाउंड मैनर से इसको सॉल्व करना होगा, अदरवाइज इन फ्यूचर जिस फूड सिक्योरिटी के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे मेजर्स अपनाए थे, वो क्या कर सकता है, फूड इनसिक्योरिटी की तरफ हमें धकेल सकता है। ऑलरेडी इश्यूज देखे गए हैं। तो इसीलिए अभी ज़रूरी क्या है, मिलेट का प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना अक्रॉस डिफरेंट रीजन। क्योंकि अभी मिलेट क्यों इसका अल्टरनेटिव है, क्योंकि मिलेट आपका वाटर गजलिंग क्रॉप नहीं है, बहुत कम वाटर में ये इसकी उपजाऊ हो सकती है। दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है। फिर जो मिलेट है वो न्यूट्रिशियस भी है। तो हमारा फूड सिक्योरिटी के साथ हमारा एक प्रॉब्लम ये आ जाता है, न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी तो हमने प्राप्त कर ली है, लेकिन न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी देखी गई है, जिसकी वजह से आप एनीमिया जैसे प्रॉब्लम, स्टंटिंग जैसे प्रॉब्लम, वेस्टिंग जैसे प्रॉब्लम देख सकते हैं, स्पेशली आपके वुमेन के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर। तो मिलेट से क्या है, वो प्रॉब्लम भी दूर किया जा सकता है। तो इसीलिए अभी ज़रूरी क्या है, गवर्नमेंट को डिफरेंट मेजर लेना ज़रूरी है। ओके, तो अभी इसमें गवर्नमेंट मेजर्स क्या ले सकती है, तो इसमें देख सकते हैं कि जो रिसोर्स है गवर्नमेंट का, जो आपके मिस एलोकेशन हो रहा है, तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, पेडी में हैवी सब्सिडी देती है। पर हेक्टेयर लैंड में 1,55,000 का सब्सिडी जाता है पंजाब को, और लगभग 85,000 का सब्सिडी जाता है हरियाणा को पर हेक्टेयर में। तो अभी इससे क्या कर सकती है, आपके जो सब्सिडी दिया जा रहा है, अभी इसको एक ही बार में तो बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फार्मर का जो इनकम है वो स्टेट में आ जाएगा, और ये पॉलिटिकली सस्टेनेबल भी नहीं है। तो इसको ग्रेजुअली शिफ्ट करना होगा। ध्यान रखिएगा कि आप जब आंसर लिखते हैं तो उसमें बहुत रेडिकल सजेशन मत दीजिएगा कि आपका एक ही बार में पूरा पेडी को बंद करके आपका मिलेट को उगाना, तो वो फिजिबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। पॉलिसी जो है आपकी ग्रेजुअली ही ली जाती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उससे एक छोटा सा पोर्शन जैसे रीडायरेक्ट कर सकती है, 17,500 हेक्टेयर में कैश इंसेंटिव दे सकती है टू दी फार्मर, नॉट टू ग्रो पेडी।
कि आप पैडी ग्रो ना करें, आपको हम इतने पैसे देते हैं और उसकी जगह आप क्या करें, मिलेट को ग्रो करें। और मिलेट के लिए जो आपके फार्मर एक्सटेंशन सर्विसेज होता है, फार्मर को जो नॉलेज चाहिए, जो सीड चाहिए, ओके, जो सॉइल का टेस्टिंग है, ये सभी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट एक तो जब आपका जो बिहेवियर है फार्मर्स का, जो बिहेवियरल चेंजेस है, एटीट्यूडनल चेंजेस है, वो एक दिन में नहीं आएगा। तो उसके लिए ग्रेजुअली क्या कर सकती है, उनको मॉनिटरी इंसेंटिव दे सकती है, टेक्नोलॉजिकल इंसेंटिव दे सकती है और ग्रेजुअली शिफ्ट करा सकती है टुवर्ड्स मिलेट। ओके, तो उससे क्या है, मोनोक्रॉपिंग आपका को बूस्ट मिलेगा, जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो भी दूर होगा, फूड का जो सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो भी आएगा, फूड भी डाइवर्सिफाई होगा, और जो क्लाइमेट आपका चेंज की वजह से जो डिफरेंट क्रॉप सस्टेन नहीं कर पा रही है, लाइक पेडी या फिर वेट, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, अदर सस्टेनेबल क्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। बाकी अगर एनवायरमेंटल डायमेंशन देखें तो मीथेन का बहुत ज़्यादा एमिशन होता है बिकॉज ऑफ पेडी फील्ड्स, पेडी ज़्यादा ग्रो करने से, लाइक नाइट्रोस ऑक्साइड, मीथेन, जो कंट्रीब्यूट करता है अप टू 60% ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर। देन वाटर की स्कैसिटी भी देखी गई है पंजाब जैसे, हरियाणा जैसे रीजन में, जो ऑलरेडी रेन डेफिशिएंट रीजन है, और जो उनके सॉइल की जो या फिर जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो एक समय जाके क्या है, पंजाब हरियाणा का एग्रीकल्चर अनसस्टेनेबल हो जाएगा, जो अभी एग्रीकल्चर के लिए ही जानी जाती है। देन जो स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम होता है कि जो खरीफ सीजन, मतलब जो आपके रेनी सीजन में जो कल्टीवेशन किया जाता है, उसका हार्वेस्टिंग होता है बाय द टाइम ऑफ विंटर, जैसे सितंबर अक्टूबर के बाद। तो उसके बाद क्या होता है, जो स्टबल रह जाता है, जो अवशेष रह जाता है खेती बाड़ी का, खेती में जो आपका जैसे पैडी का जो निचला हिस्सा है, तो उसको जला दिया जाता है, क्योंकि रबी का सीजन आ गया है, तो इतना फार्मर के पास समय नहीं है कि उसको हाथ से काटे, तो उसको जला देते हैं। और जलाने की वजह से क्या है, स्टबल बर्निंग से पोल्यूशन का प्रॉब्लम जो आप दिल्ली एनसीआर और आसपास के रीजन में देख सकते हैं, तो ये भी एक इशू है। तो इन सभी इश्यूज को कैसे टेकल किया जा सकता है, इसका एक सोल्यूशन क्या है, आपका प्रमोटिंग मिलेट कल्टीवेशन, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अभी और बाकी पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन देखें तो सेंटर स्टेट के बीच में फिजिकल कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, सेंटर भी इसमें मॉनिटरी इंसेंटिव दे, स्टेट भी मॉनिटरी इंसेंटिव दे। ओके, पॉलिसी शिफ्ट में क्या कर सकती है, जो मॉनिटरी इंसेंटिव दिया जाएगा उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकता है, ताकि फार्मर्स को एनकरेज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है सोशल एंड एथिकल डायमेंशन। अगर देखें तो इसमें यही कहा गया है कि हम सडन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ये इनसिक्योरिटी या फिर अनजस्ट होगा, तो ग्रेजुअली हमें शिफ्ट करना होगा। फिर आपका इक्विटी कंसिडरेशन भी इसमें देखा जाना है, कि आपके सिर्फ पंजाब हरियाणा जैसे रीजन में जो ऑलरेडी क्या है, एग्रीकल्चरली बहुत रिच है, तो उसके पैरेलली डिफरेंट जो रीजन है, डेफिशिएंट रीजन है फार्मिंग में या फिर फार्मिंग इनकम में, जैसे बिहार, झारखंड हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गए, इनको भी ध्यान देना होगा। फिर टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होगा, जैसे मार्केट का लिंकेजेस देना, सप्लाई चेन को लिंकेज करना। बाकी ये सभी चीज़ें आप थोड़ा अपने से पढ़िएगा, आपको समझ में आएंगी। तो अभी सीधा सीधा क्या है, एग्रीकल्चर सेक्शन में, फिर एनवायरनमेंट के सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो एनवायरनमेंट के सेक्शन में भी पूछे जाने की संभावनाएं पूरी है, क्योंकि पेडी का कल्टीवेशन की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट है। और इवन जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और पॉलिसी में भी ये पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज अपना रही है। तो अभी इसमें देख सकते हैं मिलेट का प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कैंपेन भी किया था 2023 में। फिर हमारा पोषण अभियान ऑलरेडी आपका चालू है, तो इसके तहत क्या है, अभी पोषण देने के लिए ज़रूरी है कि आपके पोषक तत्व का हमें उपजाऊ करना होगा, लाइक मिलेट। फिर पीएम कुसुम है, जो सोलर पावर्ड आपका इरिगेशन का फैसिलिटी है, या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। देन पल्सेज एंड ऑयल सीड्स, जो लेस वाटर जिसको चाहिए, जो सॉइल को एनरिच कर सकता है बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है स्पेशली एडिबल ऑयल की, उसको घटाने की कोशिश की जा रही है। फिर हॉर्टिकल्चर मिशन भी है।
तो हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत भी क्या है आपका, जैसे हॉर्टिकल्चर में जो भी हम सब्जी फल मूल उगाते हैं तो उसमें आपका पार ड्रॉप मोर क्रॉप का जो कंसेप्ट है वो भी लिया जा रहा है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन के जैसे स्कीम आप मेंशन कर सकते हैं। देन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल फार्मिंग, की नेचुरल फार्मिंग करना है आपके सिंथेटिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की जगह बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है, ताकि जो फार्मिंग है वो सस्टेनेबल हो, जो लाइवलीहुड है वो भी सस्टेनेबल रहे। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, ये भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है। तो उसने क्या किया है, आपका जीनोम एडिटिंग किया है इन 2 वैरायटी ऑफ राइस। तो ये टॉपिक अभी कौन से 2 चीज़ों को लिंक करता है, बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इट मीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो आपके बायोटिक कंपोनेंट है, जैसे आपका राइस हो गया, उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और आज के जो आपके क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो चैलेंजेस है, जैसे सैलिनिटी, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ना, ड्रॉट का कंडीशन बढ़ना, डेजर्टिफिकेशन का कंडीशन बढ़ना, तो वैसे माहौल में हम कैसे जो आपके राइस है उसमें ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे क्या है वो आपका सॉल्ट टॉलरेंट बन जाए, देन ड्रॉट टॉलरेंट बन जाए, अर्ली मैच्योर होने लगे। तो वैसी चीज़ें कैसे की जा सकती है, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या है, ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च करता है और देश को एग्रीकल्चर की फील्ड में मदद करता है, फार्मर्स को नॉलेज भी देता है, और जो इनपुट्स चाहिए स्पेशली सीड के इनपुट, उसमें क्या करता है, डिफरेंट मॉडिफिकेशन लाता है। तो हाल ही में क्या है, जो क्रेस्पर कैस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके जीन एडिटिंग किया गया है ऑन राइस वैरायटी, और उसमें 2 राइस की वैरायटी को डेवलप किया गया है। तो अभी ये क्या है, प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेगा, और मेंस के लिहाज से कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कि क्लाइमेट का जो भी अभी प्रॉब्लम है उसके वजह से जो भी इम्पैक्ट है ऑन एग्रीकल्चर, तो उसको हम कैसे टेकल कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो उसके लिए ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अभी जो भी डेवलपमेंट है आपका, इसमें इंस्टीट्यूशनल माइलस्टोन कैसे हासिल किया और किसने हासिल किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, फिर IIRR जो है हैदराबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है, और देन IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इस ये न्यू दिल्ली में है। तो इन्होंने क्या किया है, डेवलप वर्ल्ड्स फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी यूजिंग क्रिस्पर कैस SDN1 टूल। ध्यान रखिएगा, क्रिस्पर कैस 9 नहीं है, ये क्रिस्पर कैस SDN1 टूल है। तो अभी क्रिस्पर कैस 9 जो टेक्नोलॉजी है, या फिर जो क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी है, वो सिर्फ इंसान के आपके लिए ही काम नहीं आता है, उसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, एनिमल के लिए भी और आपके डिफरेंट फूड क्रॉप के लिए भी कर सकते हैं, ताकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। तो अभी इससे क्या है, आपकी ड्रॉट टॉलरेंट, सैलिनिटी रेजिस्टेंट, हाई नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी और हायर यील्ड के लिए 2 आपकी राइस वैरायटी को डेवलप किया गया है। और 2 वैरायटी क्या है, एक BPT 5204 जिसका नाम है, ये आपका साइंटिफिक नाम है, और ये है आपका सांबा मसूरी, और दूसरा है आपका कॉटन डोरा सनालू, और इसका आपका टेक्निकल नाम है MTU 1010। ध्यान रखिएगा, अब क्या है, ये चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है और मेंस में इन जनरल पूछेगा, कि साइंटिफिक इंटरवेंशन के या फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के जरिए कैसे हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ओके, विथ करंट आपके जो एग्जाम्पल है उसके, या फिर करंट डेवलपमेंट है उसको भी पूछा जा सकता है, तब आपको ये सभी चीज़ें याद रख के मैंशन करनी होगी, ध्यान रखिएगा। तो बाकी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। बाकी ये जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी वैरायटी है, ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फ्यूल वर्सेस फीड डिबेट इन मेज। तो अभी इसमें क्या है, फ्यूल, अभी जब से इथेनॉल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट आया है तो इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है अभी।
ओके, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है लाइक आपके मेज, उसका इस्तेमाल हो रहा है इन फ्यूल। तो पेट्रोल में क्या किया जा रहा है, एथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है। ऑलरेडी 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग 2023 में ही अचीव किया जा चुका है और 2025 तक का हमारा टारगेट है कि हम 20% अचीव करें। तो इसके लिए क्या है, जो आपके स्टार्च कंटेनिंग फूड है लाइक पोटैटो है, लाइक आपके शुगर कैन है, मेज़ है, बैम्बो है, राइस है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है टू एक्सट्रैक्ट इथेनॉल एंड सिंथेसाइज विथ पेट्रोल, ताकि पेट्रोल का आपका जो इंटरनल कंबशन है वो बेहतर हो सके और जो आपका CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका पोल्यूशन को टैकल किया जा सकता है। तो इसीलिए अभी इसमें क्या है, एक डिबेट छिड़ गया है कि जो फूड क्रॉप है उसको अगर आपके फ्यूल के लिए डाइवर्ट किया जाता है तो उससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है। एक जो इंसान के लिए फूड सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, वो आपके उसमें चैलेंज आ सकती है। और दूसरा जो फीड है, फीड मतलब जो हमारे लाइफ स्टॉक है, जो हम पशु पालन करते हैं, जो हमारे फार्मर्स, उनके लिए फीड स्टॉक की कमी हो जाएगी, फीड की कमी हो जाएगी। तो वही चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। तो अभी क्या है, आपका ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर को बायोटेक्नोलॉजी से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम अगर अपना जो फ्यूल का डिपेंडेंस है, लगभग 80% जो हमारा क्रूड ऑयल है वो आपके जो मिनरल ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो अभी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो उससे क्या है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट जो है एथेनॉल पॉलिसी को अपना रही है, बायोफ्यूल पॉलिसी को अपना रही है, जिससे एथेनॉल ब्लेंड करना है। तो इससे क्या है, अभी फूड के ऊपर आपका फूड का शॉर्टेजेस या फिर हमें फूड को ही इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इसमें दिखाया गया है कि जो मेज़ है उसका एक समय हम एक्सपोर्टर हुआ करते थे, अभी इंपोर्ट करने लगे हैं। तो इससे क्या है प्रॉब्लम, जो हम फ्यूल को आपके इंपोर्ट कर रहे थे उसको घटाने के लिए हम अभी अगर मेज़ को इंपोर्ट करने लगे टू टू गेट इथेनॉल, तो उससे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुआ है और उल्टा क्या है, आपके फूड सिक्योरिटी और जो आपके लाइफ स्टॉक है उसके रेयरिंग में दिक्कतें आ रही है। तो इसीलिए क्या करना है, इस इन चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी, इथेनॉल, एग्रीकल्चर, ये तीनों आपका सिंथेसाइज होके एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, क्वेश्चन जिस तरह का भी बने, आप आइडिया अगर रखें तो आप आंसर कर पाएंगे। ओके, तो इसमें वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि डाइवर्शन टू इथेनॉल कैसे हो रहा है। तो 28% ऑफ डोमेस्टिक मेज वेंट टू लाइफ स्टॉक फीड। तो 28% जो हमारा मेज होता है, मक्का होता है, उसका 100% का 28% तो लाइफ स्टॉक फीड में चला जाता है। फिर आपका 5 मेट्रिक टन जाता है फॉर फूड इंडस्ट्री और 2 मेट्रिक टन जाता है फॉर एथेनॉल। तो अभी क्या है, इससे आपकी देख सकते हैं जो डाइवर्सिफाई हो गया है मेज़ का, उससे क्या है, आपके फीड स्टॉक में प्रॉब्लम आ रही है और फूड इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए अभी इसका करना क्या है इसमें, कि हमें आपका जो मेज़ है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। और इथेनॉल के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट अदर क्रॉप्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, जैसे रॉटन जो पोटैटो है उस पर भी रिलाई कर सकते हैं। फिर आपका जो हमारे FCI गोडाउन में जो चावल रोटन हो जाती है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बैम्बो भी इसका एक अल्टरनेटिव है। तो क्यों ना हम जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं या फिर जो वेस्ट होने जा रही है वैसे फूड क्रॉप को इस्तेमाल करें फॉर एथेनॉल, ताकि क्या है, एक पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर ज़्यादा इसका असर ना पड़े। तो अभी इसके साथ और एक ध्यान से देखिए कि एक टाइम पे हम 2021-22 में सरप्लस हुआ करता था मेज़ का, 3.2 मिलियन टन सरप्लस। नाउ इंडिया इज एन इम्पोर्टर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। और प्राइस का ट्रेंड भी देखें तो कहाँ टन, हर टन में 13,770 के लगभग था, 26,400 हो गया है। तो अभी इसमें एक पॉजिटिव ये है कि फार्मर्स की कमाई बढ़ेगी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो आपके लाइफ स्टॉक रेयरर है, उनको लाइफ स्टॉक को फीड कराने के लिए जो मेज खरीदना पड़ेगा, उसको उनमें भी उनको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ओके, तो इसी के लिए क्या है,
इसको बैलेंस आउट करना ज़रूरी है। तो अभी क्या है, बैलेंस आउट करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बाकी क्वेश्चन पूछेगा कि इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है और उसको बैलेंस करने के लिए हम कौन से डिफरेंट क्या है मेजर्स को अपना सकते हैं। इन जनरल क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें क्या है आप पर्टिकुलरली इन एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बाकी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है क्राइसिस एट कालेश्वरम। कालेश्वरम तो कालेश्वरम क्या है, एक आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट है, स्पेशली इन ये तेलंगाना। तो जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है फॉर इरिगेशन, तो ये क्या करेगा आपके एग्रीकल्चर में इरिगेशन वाटर सप्लाई के साथ ही ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करेगा, एंड देन जो इंडस्ट्रियल आपके प्रोडक्शन के लिए जो या फिर इंडस्ट्री को जो वाटर चाहिए वो भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अभी इसमें दिक्कतें क्या आ रही है, ये जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है इसके अंडर आपके 3 प्रोजेक्ट है, तो उसमें कोई 1-2 प्रोजेक्ट में क्या है आपकी जो प्रोजेक्ट बनाई गई है उसमें कुछ डिफेक्ट देखा गया है। तो अभी ये जो 2 डिफरेंट आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो या फिर इरिगेशन के प्रोजेक्ट हो ऑन रिवर, उससे क्या हो सकता है, कैसे इकोलॉजी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और कैसे ये डिजास्टर क्रिएट कर सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है। प्लस कैसे हम इकोलॉजी का इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बैलेंस आउट कर सकते हैं, उसके लिहाज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें हमें एक क्या करना है, एक बीच का रास्ता अपनाना है कि हमें प्रोजेक्ट भी लगाना है, इकोलॉजी को भी हार्म नहीं होने देना है, और जो पॉपुलेशन है नियर बाय उसको भी हार्म नहीं होने देना है, इंक्लूडिंग आपके इंडिजेनियस पॉपुलेशन जो स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनका भी आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होना है। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो आसपास ही उनका रिहैबिलिटेशन भी होना ज़रूरी है। तो वैसे हम सजेशन इसमें दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए हम क्या मेजर्स अपना सकते हैं, एनवायरनमेंट जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको अपना सकते हैं, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं कि सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद इसका कॉस्ट जो बेनिफिट है उसको एनालिसिस करते हुए हम फर्दर क्या है आपके स्टेप्स ले सकते हैं कि प्रोजेक्ट को अहेड जाना चाहिए या रोकना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं तो बाकी इसमें सभी चीज़ें मेंशन की गई है कि कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एन इंडियन डॉज। तो अभी डॉज क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, इसमें फुल फॉर्म मेंशन है। तो अभी डॉज का जो कॉन्सेप्ट है ये हाल ही में अप्लाई हुआ इन यूएसए अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो डॉज को यूएस में अप्लाई किया गया ताकि गवर्नमेंट में क्या हो, आपकी इफिशिएंसी लाई जा सके, गवर्नमेंट का जो ओवर एक्सपेंडिचर है डिफरेंट डिपार्टमेंट में उसको कर्टेल किया जा सके। तो वैसा ही कुछ अरेंजमेंट इंडिया में भी लेने के लिए इसमें सुझाव दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज है या फिर जो डिपार्टमेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी देखी जाती है, दैट लीड्स टू व्हाट, बैड गवर्नेंस। तो उस बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में तब्दील करने के लिए गवर्नमेंट की जो डिफरेंट पॉलिसीज़ है उसका इफ़िशिएंटली इम्प्लीमेंट करने के लिए विथ मॉडरेट रिसोर्स यूज हम क्या कर सकते हैं, डॉज डिपार्टमेंट को बना सकते हैं। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा, ये सीधा सीधा जो आपके सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, फिर आपके कैसे हम गवर्नेंस रिफॉर्म ला सकते हैं उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेगा। गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस जो है उसमें ये इम्पोर्टेंट रहेगा, उस लिहाज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या हम भी रेप्लिकेट कर सकते हैं अ मॉडल लाइक डॉज इन द यूएसए, और इससे क्या बेनिफिट आ सकती है और क्या इसका नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि यूएस में देखा गया है कि डॉज डिपार्टमेंट के आने के बाद उसमें बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट ऑफिस है उनका बजटरी एलोकेशन को कट किया गया है, इवन जो वर्कर है उनको भी आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट जैसे चीज़ें देखी गई है। तो वो चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है ओवरऑल गवर्नमेंट इफिशिएंसी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि
डीप रूटेड सिस्टमैटिक डिके है इन गवर्नेंस, लाइक ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है, पॉलिटिकल प्रिविलेज एंड इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। देन लैक ऑफ पब्लिक सर्विस अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक सर्विस जो ब्यूरोक्रेट देते हैं उसके अगर टाइमली डिलीवरी नहीं हुआ तो उसके लिए अकाउंटेबल नहीं रहते हैं। इंस्टीट्यूशनल ओपेसिटी देखा जाता है, ट्रांसपेरेंसी कम देखी जाती है, प्रोसीड्यूरल डिलेज देखे जाते हैं, जिससे क्या होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का एम है वेलफेयर स्टेट का वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। तो उसके लिए क्या है, डॉज जैसा कॉन्सेप्ट हम अपना सकते हैं ताकि आपका क्या हो, डॉज डिपार्टमेंट, इसमें कहा गया है कि एक डिपार्टमेंट ही बनाना है डॉज, जो क्या कर सके, एक ऑटोनोमस बॉडी हो और एम्पावर्ड हो टू रिफॉर्म, ऑडिट, मॉनिटर गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस। तो इसीलिए ये ऐसा आइडिया हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, चांसेस है क्वेश्चन बनने की। ऐसे भी गवर्नेंस के ऊपर, गवर्नेंस के प्रॉब्लम के ऊपर उसके सल्यूशन को दर्शाने के लिए क्वेश्चन बनेगा ही, तो उसमें आप ये पासिंग रेफरेंस में जिक्र कर सकते हैं। ओके, जो भी पढ़ेंगे सब काम में आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो बाकी इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स रही है, इनएफिशिएंसीज रही है, जैसे महाकुंभ में जो स्टैम्पेड हमने देखा, जो डिजास्टर क्रिएट हुआ, मुंबई में बिल बोर्ड कोलैप्स हुआ, फिर दिल्ली एयरपोर्ट में रूफ का कोलैप्स देख सकते हैं, फिर जो रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक हाई हेडनेस है वो देख सकते हैं, करप्शन, पेट्रोनेज, तो ये सभी चीज़ों को हमें टैकल करना होगा और उसके लिए डॉज का कंसेप्ट हम अपना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ बैटल इंडिया मस्ट विन। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जिक्र की है कि जो नारकोटिक्स है या फिर जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आपके चीज़ें हैं जैसे ड्रग, जिसका इस्तेमाल की वजह से क्या है, आपके जो यंग पॉपुलेशन है, जो यूथ है, जो अपकमिंग जनरेशन है, वो क्या कर रही है, अपना पोटेंशियल गवा रही है, और वो अगर अपना पोटेंशियल गवा रही है तो देश अपना पोटेंशियल लूज कर रहा है। तो इसीलिए अभी ड्रग को लेके ससेप्टेबल सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, जो आपके एडोल्सन एज में है, जो इन फ्यूचर देश को संभालेंगे। तो देश में जो अपकमिंग जनरेशन है वही अगर आपकी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर अपने आप को ही खो दे तो उससे क्या होगा, देश ह्यूमन रिसोर्स को लॉस्ट करेगा। तो इसीलिए ये टाइम बाउंड तरीके से जो आपके साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है इसको टेकल करना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ ब्रीफिंग दिया है, तो वही उसी चीज़ को लेके आर्टिकल आया है जो क्वेश्चन में बन सकता है। तो इसमें अभी अगर हम थोड़ा सा इसका ड्रग का एंगल देखें कि कैसे कहाँ से ड्रग इंडिया में इतना आता है, क्योंकि इंडिया में तो ड्रग का या फिर जो पोपी है उसका कल्टीवेशन या फिर डिफरेंट अदर ड्रग का कल्टीवेशन तो बैन है, कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है, फिर भी कोई एक दो रीज़न में कल्टीवेट होता है। तो अगर हमारे देश में इतना ज़्यादा कल्टीवेट होता ही नहीं है, एक दो रीज़न में जो भी कल्टीवेट होता है इलीगली उसको भी गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती ही है, तो इतना ड्रग आता कहाँ से है। तो एक आपका नॉर्थ वेस्ट में अगर देखें तो गोल्डन क्रिश्चियन कहा जाता है, तीन रीज़न है, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, वहाँ से आपका जो पंजाब है फिर जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर है उससे एंट्री लेते हैं। तो इस रीजन में क्या है, ड्रग का प्रॉब्लम ज़्यादा है नॉर्थ वेस्ट रीजन में। देन अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखें तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, इन सभी देशों से ड्रग नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से गुजरता है। तो इसीलिए क्या है, आप नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा ड्रग का प्रॉब्लम देख सकते हैं, इंक्लूडिंग नागालैंड, मणिपुर, आसाम। तो इन सभी चीज़ों को टेकल करने के लिए हमें क्या करना है, जो सोर्स रीजन है बॉर्डर के पास उसको हमें टेकल करना ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखना ज़रूरी है। अभी इनके देश के अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनके इससे जो बॉर्डर से होते हुए गुजरता है उसको तो हम एटलीस्ट काउंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, और देश के अंदर भी जो ड्रग की सप्लाई है, जो ड्रग का कंजम्पशन है उसको घटाना होगा। और उसके लिए क्या करना है, गवर्नमेंट को इंक्लूडिंग जो आपकी एनफोर्सिंग अथॉरिटी है, जैसे आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, इनको बेटर पॉलिसी फ्रेम करना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा।
तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो अवेयरनेस लाना, एजुकेशन लाना, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन करना, लॉ एनफोर्स करना, तो ये सभी आप चीज़ें दर्शा सकते हैं। नशा मुक्ति भारत अभियान, तो ये सभी लॉन्च की गई है ऑलरेडी, तो ये सभी क्या होंगी आपकी एग्जाम में आप मेंशन कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, देन जीएस पेपर 2 पॉलिसी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 1 सोसाइटी के लिहाज से कि ड्रग की वजह से सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, देन अगेन आपका इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यूथ के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको लेके भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बाकी इसमें सजेशंस दी गई है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करना ज़रूरी है ताकि हम ड्रग का सप्लाई को रोक सकें, सर्विलेंस बेटर कर सकें, सप्लाई चेन का डिसरप्शन करना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो नारकोटिक कोऑर्डिनेशन सेंटर है अंडर एनडीपीएस एक्ट, ध्यान रखिएगा एनडीपीएस एक्ट है जो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को कंट्रोल करता है, और इसी के अंडर आपका जो एजेंसी है नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो भी फॉर्म होता है। फिर कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट कर सकते हैं, हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कल्चरल शिफ्ट अप्रोच ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है टुवर्ड्स फिक्सिंग इंडियाज फेलिंग जस्टिस सिस्टम। तो जो फेलिंग जस्टिस सिस्टम है, कैसे फेलिंग जस्टिस सिस्टम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगभग 5 करोड़ जो केस हैं वो पेंडिंग है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। इसमें सबसे ज़्यादा पेंडिंग है आपके लोअर कोर्ट में, मोर देन 80%, अबाउट 10-12% हाई कोर्ट में है, लेस देन 1% सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो अगर केसेस पेंडिंग है मतलब आपकी सुनवाई समय पे नहीं हो रही है, ट्रायल समय पे नहीं हो रहा है, तो जो आपके विक्टिम है वो कंटिन्यू सफ़र कर रहे हैं। जो क्रिमिनल केसेस है उसमें आपके मोर देन 70% अंडर ट्रायल्स जेल में बंद है। तो ये क्या है, बहुत बड़ा इनजस्टिस है, ये वॉलेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो इसका अभी रीज़न क्या है, किस रीज़न की वजह से जस्टिस सिस्टम आपकी क्या कर रही है, फेलियर हो रही है। तो इसमें आप स्टेटिस्टिक्स अगर देखें तो 2200 केस संभालती है पर ईयर बाय ए जज। तो इंडिया में अभी जज कितने हैं, 15 जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, जो होना चाहिए कितना 50 रिकमेंडेड है। तो इसीलिए आप इम्पैक्ट देख रहे हैं कि जस्टिस डिले हो रहा है, इक्वल जस्टिस नहीं मिल रहा है, जस्टिस डिनाई हो रहा है, बैकलॉग बढ़ रही है, बैकलॉग की वजह से मिसट्रस्ट हमारे पॉपुलेशन के अंदर बढ़ रहा है टुवर्ड्स जुडिशरी। ओके, और स्पेशली पोर और मार्जिनलाइज जो है वो आ, आपके जो जस्टिस है उसको अचीव नहीं कर रहे हैं। देन आपका पॉलिसी सिस्टम फेलियर क्या है, शॉर्टेज है 32% वैकेंसी इन पुलिस। तो पुलिस का अगर वैकेंसी है तो उससे क्या है आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो आपके पुलिस को चार्जशीट बनाना होता है, पुलिस के ऊपर ओवरलोड होगा तो जो चार्जशीट होगा वो बेटर नहीं बनेगा, समय पे नहीं बनेगा। ओके, और इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, मिनिमल ट्रेनिंग रहता है, आइडिया नहीं रहता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बहुत सारे पर्सनल को। फिर पोर इन्वेस्टिगेटिव क्वालिटी होती है, होगा ही क्योंकि ट्रेनिंग मिनिमल है और शॉर्टेजेस है, स्टाफ का ओवरबर्डन है, बाकी जो भी स्टाफ है। तो इसलिए क्या है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट देखा जाता है, कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप जैसे प्रॉब्लम देखे जाते हैं, पोर कन्विक्शन रेट देखा जाता है। फिर अंडर स्टाफिंग है प्रिजन में, 31% वैकेंसी है जेल में जो स्टाफ होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग है जेल में, दुगना जो आपके प्रिजनर जेल में है। नेक्स्ट है वल्नरेबल ग्रुप, क्या है, वुमेन माइनॉरिटी, ये आपके ओवर रिप्रेजेंटेड है इन कस्टोडियल हार्डशिप। देन स्ट्रक्चरल बोटलनेक आप देख सकते हैं, पोर डिजिटल कनेक्टिविटी है, ब्रोकन लॉजिस्टिक्स है, तो अभी कोर्ट रूम की कमी है, फिर आपकी जो रिकॉर्ड रूम की कमी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की कमी है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या है, जस्टिस सिस्टम में दिक्कतें आ रही है। तो करना क्या है, इसी का उल्टा लिखिए, ये आंसर बन जाएगा। ओके, और बाकी कौन से स्टेट ने क्या आपके रिफॉर्म्स लिए हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इफेक्टिव रिडक्शन किया गया है पेंडेंसी में। बिहार में जो वुमेन है पुलिस फोर्स में 24% है,
तो काफ़ी अच्छा नंबर है ये। ओके, ऑल इंडिया वाइज देखा जाए तो 8-10% होगा और टारगेट है 33% तक का। नेक्स्ट आप टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ले सकते हैं। ओके, जुडिशियल हायरिंग, ट्रेनिंग, ये सभी चीज़ें हम फर्दर इन्हांस कर सकते हैं। तो इसमें बाकी जो इश्यूज है उसके रिकमेंडेशन, जज पॉपुलेशन रेशियो बढ़ाना है, पुलिस रिफॉर्म करनी है, फिर आपके प्रिजन डीकंजेशन करना है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं है उसको लेना है, बजट में प्रायोरिटाइज करना है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, इंस्टीट्यूशन का अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करवाना है, सिटीजन को एम्पावर करवाना है। तो ये इशू है, इसी का उल्टा इसका सल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिक्लेम द इंटरनेट टू एम्पावर नॉट टू एक्सप्लॉइट। तो अभी इंटरनेट का आपका क्या है, ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, इसका पॉजिटिव भी है, इसका नेगेटिव भी है। लेकिन आज के समय पे आप पॉजिटिव के साथ ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखा जा रहा है। तो इंटरनेट क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को, वो चाहे आपके वुमेन हो या फिर चिल्ड्रन हो, एल्डरली पॉपुलेशन हो। तो अभी इंटरनेट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एम्पावर हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपकी डिफरेंट स्किल एक्वायर कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। ओके, एक पहचान बना सकते हैं, उससे कमा भी सकते हैं। तो इंटरनेट को अभी हमें रिक्लेम करना है टू एम्पावर नॉट टू एक्सप्लॉइट। लेकिन एक्सप्लॉइटेशन भी पैरेलली बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो OTT प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनके ऊपर रेगुलेशन लानी ज़रूरी है। स्पेशली जो आपकी ऑब्सिनिटी है उसमें रेगुलेशन लाना ज़रूरी है। ग्रोइंग डिजिटल सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है उसको दूर करना ज़रूरी है, उसको टेकल करना ज़रूरी है स्ट्रिक्टली। फिर टेक्नोलॉजिकल ईज़ ऑफ इमेज वीडियो शेयरिंग। तो इमेज वीडियो शेयरिंग अभी क्या है, ईजी हो गया है। तो इससे क्या है, लोगों को टारगेट किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों को टेकल करना ज़रूरी है इन अ टाइम बाउंड मैनर। फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू एनोनिमिटी। तो अभी एनोनिमिटी है, इसीलिए क्या है, किसने शेयर किया, ओके, किसने किसको डिफेम किया, ये सभी चीज़ें पता लगाई जाने भी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए क्या करना है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर लाइबिलिटी क्लॉज डालना ज़रूरी है, ताकि चीज़ों को हैंडल किया जा सके। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, एक बार आप देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, इजी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाट मेड यूएस साइंस ग्रेट। तो क्या ऐसा है कि यूएस में जो साइंस है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि यूएस आपके उनका वार ऑफ इंडिपेंडेंस था 1776 में, वो बेस्ड ऑन लिबरल प्रिंसिपल था। इसके लिए देश क्या है, बाद के समय पे जब उनका इंडिपेंडेंस हुआ आफ्टर 1776 4 जुलाई, बहुत ज़्यादा लिबरल बनी और सोसाइटी ने राइट्स को आपका बहुत ज़्यादा प्राधान्य दिया। तो इससे क्या है, सोसाइटी में आपका जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसका डेवलपमेंट बहुत आगे बढ़ा। और आज आप देख सकते हैं कि यूएस ग्रेट नेशन है, मिलिट्रीली हो पावरफुल है, आपके इकोनॉमी वाइज पावरफुल है, साइंस वाइज पावरफुल है, कल्चर वाइज भी पावरफुल है। कैसे पावरफुल है, क्योंकि यूएस का जो कल्चर है, हॉलीवुड हो, उनका खान पान हो, उनका रहन सहन हो, वो बाकी देश कॉपी कर रही है। तो यूएस ग्रेट कैसे बना, बिकॉज ऑफ इट्स साइंटिफिक डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ इट्स एकेडमिक कोलैबोरेशन विथ द डिफरेंट इंडस्ट्री। तो अभी जो इंडस्ट्री है वो जो डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करती है, वो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री खुद से उन्होंने साइंटिफिक चीज़ें डेवलप की। डेवलप कैसे हुआ, थ्रू डिफरेंट एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिए मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने जो फेसबुक का आइडिया है वो उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी डेज में ही डेवलप कर लिया था। तो इतना ज़्यादा क्या है, आपका एक ओपन एनवायरनमेंट, एक माहौल है। लेकिन अभी के समय पे क्या देखा जा रहा है कि जो आपकी यूएस की गवर्नमेंट है, वो जो डिफरेंट आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो डिफरेंट रिसर्च करती है और यूएस को ग्रेट बनने में मदद करती है या फिर करती आ रही है, उनके ऊपर क्या है, रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। रेस्ट्रिक्शंस मतलब ऑटोनॉमी को कर्टेल करना, बाय नॉट फंडिंग, बाय नॉट प्रॉपरली फंडिंग। तो इससे क्या हो रही है, यूएस का जो एक आपका साइंस का माहौल है या फिर रिसर्च का माहौल है, उसमें आपका गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसमें आर्टिकल में सुझाव दिया गया है कि गवर्नमेंट को जो
आपकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका ऑटोनॉमी को बरकरार रखना है, उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना है। सेकेंडली, उनको जो फंडिंग चाहिए वो प्रॉपरली प्रोवाइड करना है, ताकि क्योंकि फंडिंग अगर नहीं हुआ तो रिसर्च बेटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिसर्च के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। तो इसीलिए यही सजेशन इसमें दिया गया है कि यूएस ग्रेट बनने के पीछे उनके जो लिबरल पॉलिसीज है, जो ऑटोनॉमी दी जाती है इंस्टीट्यूशन को, वो है, तो उसको कर्टेल नहीं करना है। तो यूएस में हाल ही में क्या है, जो आपके इमिग्रेशन पॉलिसी को स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी लिया गया है, जिसके तहत क्या है, स्टूडेंट वीज़ा हो या फिर आपके वर्कर वीज़ा, इन सभी चीज़ों में कर्टेलमेंट लाई गई है। तो अभी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन यूएसए, तो वो क्या करती है, कोई नेशनैलिटी को नहीं देखती है कि अपने देश का सिटीजन है या बाहर का है, जो टैलेंट है उसको अट्रैक्ट करती है। तो अगर टैलेंट को अट्रैक्ट करती है तो जो यूएस का आपका इमिग्रेशन पॉलिसी है वो उसके अगेंस्ट चला जाता है, स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी के अगेंस्ट। तो इसीलिए यूएसए क्या कर रही है, आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर, उनके ऑटोनॉमी के ऊपर, उसके फंडिंग के ऊपर कर्टेलमेंट ला रही है, जो सही नहीं है फॉर यूएसए। यूएसए ग्रेट इसलिए नहीं बना है कि लिबर्टी को कर्टेल किया है, यूएसए इसीलिए ग्रेट बना है क्योंकि लिबर्टी को उन्होंने प्रॉपरली इन्हांस किया है, तो उसको बरकरार रखना ज़रूरी है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। द स्टेट वांट मोर, तो अभी स्टेट्स वांट मोर, ये आर्टिकल बात कर रहा है रिगार्डिंग जो रिसोर्स डिवोल्यूशन होते हैं। तो सेंटर के पास जो भी आपके नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स का इनकम होता है वो बांटा जाता है अमॉन्ग स्टेट्स अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जिसको आर्टिकल 280 के अंडर फॉर्म किया जाता है। तो अभी फाइनेंस कमीशन का 15 फाइनेंस कमीशन का जो सजेशन है, अगर वो आप देखें तो उसमें 41% डिवोल्यूशन के बारे में कहा गया था। तो अभी स्टेट क्या कर रही है, उससे ज़्यादा डिवोल्यूशन मांग रही है। स्टेट ये डिमांड कर रही है कि स्टेट के पास बहुत ज़्यादा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, स्पेशली हेल्थ का, एजुकेशन का, सैनिटेशन का। तो इसीलिए क्या है, स्टेट को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो डिवोल्यूशन है वो लगभग 50% तक होना चाहिए। तो सोल्यूशन प्रपोज बाय स्टेट 50% चाहिए, और जो फंड है वो अनटाइड ट्रांसफर होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो फंड आता है सेंटर से अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो जो जिसको फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है 5 साल में, तो 5 साल के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है बाय फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देती है उसमें जो रिसोर्सेस आती है उसमें टाइड और अनटाइड आती है। टाइड में क्या है, सेंटर आपके बांध देगी कि इतने पैसे इस चीज़ों में खर्च करने हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन में खर्च करना है। तो उससे क्या होता है, स्टेट के पास ऑटोनॉमी नहीं रहती है, स्टेट अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकती है। तो इसीलिए स्टेट डिमांड कर रही है कि 50% तक बढ़ाया जाए, जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ टैक्स है सेंटर का, डिवोल्यूशन किया जाए टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स स्टेट, सॉरी, टुवर्ड्स स्टेट 50%, और प्लस जो अनटाइड फंड है उसको अनटाइड ट्रांसफ़र किया जाए, टाइड नहीं, कोई कंडीशन के साथ नहीं। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये सेंटर स्टेट के बीच में जो फिजिकल फेडरलिज्म है उसको लेके पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, ध्यान रखिएगा। बाकी फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर है, 5 है, 1 चेयरमैन और बाकी 4 मेंबर। कौन से आर्टिकल में फॉर्म किया जाता है, अंडर आर्टिकल 280। पहला कौन सा फाइनेंस कमीशन था, वो देख लीजिएगा, 1951, केसी नियोगी जी थे उसके चेयरमैन। और हाल ही में जो है जो 16 फाइनेंस कमीशन है, तो 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन प्रोबेबली अरविंद पानागरिया जी है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया मस्ट रीथिंक इट्स आर्कटिक आउटलुक। तो अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक में जो आपकी आइस है वो मेल्ट हो रही है, या फिर जो आर्कटिक ओशन है जो फ्रोजन रहता है मेल्ट हो रही है। उससे क्या है, एक आपका नॉर्दर्न पोल में सी लैन ऑफ कम्युनिकेशन खुल रहा है, जिसको डोमिनेट किया जा रहा है स्पेशली बाय चाइना एंड रशिया, और कंपटीशन में यूएसए और अदर जो यूरोपियन पावर्स है वो भी है। तो इसमें इंडिया को भी अपना जो से है, अपना जो आपका इंटरेस्ट है उसको भी बरकरार रखना है। उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि जो डोमिनेंस है वो नहीं होना चाहिए। जो सी लैन ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक ग्लोबल कॉमन है कि सभी का रिसोर्स है वो।
तो सभी को उसको फ्रीली इस्तेमाल करना चाहिए, फ्री नेविगेशन होना चाहिए। तो इंडिया क्या कर सकती है, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, जैसे इंडियन ओशन रीजन में कर रही है सागर इनिशिएटिव के तहत या फिर क्वाड के तहत कि फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। तो उसी तरह से हम फ्री आर्कटिक रीजन का पॉलिसी ले सकते हैं और जो ग्लोबल साउथ है उसको भी इसमें अलाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही।